आपने उत्पादकता की बात की। इस बार सरकार ने बजट में ऐलान किया कि मोटा अनाज 2023 को उत्पादकता वर्ष घोषित किया जाएगा, लेकिन इसमें बड़ी समस्या यह है कि बहुत सारे मोटा अनाज जो है उसकी एमएसपी बहुत कम है, तो किसान बोना नहीं चाहता। बहुत ज़रूरत होने पर, जैसे बाजरा की बुआई होती है उसकी कम है, रागी की भी कम है, तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या एमएसपी बढ़ाई जाएगी? नहीं विकास जी, दरअसल क्या है, इसको इस दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। एमएसपी भी कई मामलों में प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी है, लेकिन हमको और देश को इस दृष्टि से विचार करना चाहिए कि मोटा अनाज मानव स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है, और अगर मानव समाज उसकी आवश्यकता को समझ जाएगा और उसके उपयोग को बढ़ाएगा तो किसान उगाएगा भी और किसान को वाजिब दाम मिलेगा भी। पहले आप सब लोगों को मालूम है कि एमएसपी का विषय भी गेहूं और धान तक ही सीमित होता था, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद मोटे अनाज, तिलहन और दलहन को भी एमएसपी की में जोड़ा, और एमएसपी में पहली बार मोदी जी ने स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को माना और एमएसपी अब घोषित की जाती है। तो रबी और खरीफ दो बार हम घोषित करते हैं, उसके लिए साल भर एक मैकेनिज्म राज्यों के साथ मिलकर काम करता रहता है, उस मैकेनिज्म के अंतर्गत ये कोशिश की जाती है कि किस क्षेत्र में किस जिन्स को उत्पादन करने में कितनी लागत आ रही है। वो लागत जो आती है उस पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित की जाती है। बाजरा की भी अगर आप एमएसपी देखेंगे तो इस समय बाजरा की एमएसपी गेहूं और धान से ज्यादा है। 22.5 रुपया किलो बाजरा की एमएसपी है, कम नहीं है। लेकिन साथ ही बाजरा को खरीदना या ज्वार को खरीदना, रागी को खरीदना, ये तब संभव हो पाता है जब राज्य सरकारें इस दिशा में प्रयत्न करें कि वो पीडीएस का इसको हिस्सा बनाएंगे। तो आज भी कोई राज्य सरकार अगर हमको कहती है कि हम बाजरा को पीडीएस में बांटेंगे और एफसीआई ने खरीदना चाहिए, तो हम कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करते हैं और मिनिस्ट्री उसको खरीदती भी है जी। और आपने देखा कि दलहन और तिलहन इसकी खरीद भी नेफेड के माध्यम से बड़े पैमाने पर हमने की है, और हमारी पॉलिसी का परिणाम यह है कि आज सरसों नेफेड के पास नहीं है, बफर स्टॉक में नहीं है, क्योंकि किसान को एमएसपी से ऊपर का दाम मिल रहा है। कोशिश ये की जानी चाहिए कि एमएसपी से ऊपर का दाम स्वाभाविक रूप से नीतियों के परिणाम स्वरूप और उत्पादन और खपत के संतुलन के परिणाम स्वरूप किसान को मिले। यही कोशिश आप शायद कृषि कानून लाके करना चाहते थे, लेकिन किसान ही इसके खिलाफ हो गए। अब मैं दूसरे मुद्दे पे आ जाता हूं। रिवर लिंकिंग की बात है, सिंचाई परियोजनाओं से जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन ये लंबे समय तक इसलिए लटका रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी परिकल्पना की थी, क्योंकि राज्यों के बीच बहुत सारे पानी को लेकर समझौता, पावर शेयरिंग को लेकर समझौते नहीं हो पा रहे थे। क्या अब जो रिवर लिंकिंग अनाउंस की गई है उसके लिए तमाम राज्यों के बीच वाटर शेयरिंग, पावर शेयरिंग समझौते हो चुके हैं, सहमति बन चुकी है? देखिए, सिंचाई बढ़े और पीने का स्वच्छ पानी आम जनता को मिले, यह मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। गत 7 वर्षों में भी भारत सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई पर बहुत तेजी के साथ काम किया, और लगभग 100 प्रोजेक्ट ऐसे थे जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट थे, 10-10 साल से वो चल रहे थे, पूरे नहीं हो पा रहे थे, अपूर्णता थी, और उनसे जो सिंचाई सृजित होने वाली थी वो नहीं हो पा रही थी। तो मोदी जी ने प्रथमतः उन सारे बड़े प्रोजेक्टों को पूरा किया, जिससे सिंचाई का रकबा देश भर में बढ़ा, पीने के पानी के लिए स्रोत बढ़े। नदी जोड़ो योजना, ये कल्पना श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में आई थी। उन्होंने इस दिशा को आगे बढ़ाने का भी प्रयत्न किया, लेकिन वाजपेयी जी की सरकार फिर आगे बन नहीं पाई। यूपीए की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डालकर रखा, लेकिन मैं बहुत मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं
कि वो काफ़ी समय से इस दिशा में काम कर रहे थे। राज्यों से जिस प्रकार की सहमति बनाने की जरूरत थी वो सहमति भी उन्होंने बनाई और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में केन और बेतवा दोनों नदियों को जोड़ने की योजना की सब प्रकार की सहमति हो गई है। मंत्रिपरिषद से वो मेगा प्रोजेक्ट पारित किया जा चुका है। बजट में 44,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट से ग्रामीण क्षेत्र में 10 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का सृजन होगा। 62 लाख से अधिक लोगों को पीने का पानी मिलेगा और विद्युत का उत्पादन भी होगा। इस प्रकार की अन्य योजनाएं भी भारत सरकार करेगी, इस दिशा में बजट में उल्लेख किया गया है। जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।